नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। चलिए शुरुआत करेंगे जनमत की। सुदर्शन न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। छात्र शौर्य पाटिल की आत्महत्या की अब जांच की जाएगी। मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईटी गठित करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल का छात्र था शौर्य पाटिल। अभी कुछ दिन पहले ही आपको बता रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी और महाराष्ट्र के बड़े नेताओं के साथ शौर्य पाटिल के घर गए थे और अब शौर्य पाटिल आत्महत्या मामले की जांच के लिए गठन जो है वो एसआईटी का कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर नई दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से जुड़े शौर्य पाटिल आत्महत्या मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी का नेतृत्व एसीपी रमेश लांबा करेंगे, जिसमें डीसीपी आदित्य गौतम और सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने सुप्रिया सुले के नेतृत्व में आए हुए संसद प्रतिनिधिमंडल नीलेश धैर्यशील और सहित सभी सांसदों के साथ एक बैठक भी की थी, जिसके बाद एसआईटी के गठन की बात जो है वो सामने आई है। इससे पहले ये मामला आपको बता दें कि राजा गार्डन मेट्रो स्टेशन पुलिस थाने में गया था, जिसके बाद दिल्ली अपराध शाखा को उसको सौंपा गया। हालांकि जांच की गति और गंभीरता पर कई सवाल भी उठे थे। पुलिस जांच के खिलाफ लगातार आपको बता दें कि लगाए गए कुछ आरोपों के बाद शौर्य के सहपाठियों द्वारा पुलिस को दिए गए बयानों के साथ छेड़छाड़ करना, 18 नवंबर 2025 जिस दिन शौर्य ने आत्महत्या की थी, दोपहर 12 बजे के बाद सीसीटीवी फुटेज ना दिखाना आदि शामिल बताए गए। तो वहीं संसद के शीतकालीन सत्र शुक्रवार को खत्म हुआ। 1 दिसंबर से शुरू हुआ सत्र 19 दिसंबर तक चला। केंद्र सरकार ने 14 बिल लाने की बात कही थी। विपक्ष का आरोप यह है कि 12 बिल ही पेश किए गए। दोनों सदनों से 8 बिल पास किए गए, 2 बिल कमेटी को भेज दिए गए। सरकार ने कुछ बिल पेश ही नहीं किए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आरोप यह लगाया कि सत्र की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के अपमान से हुई और अंत महात्मा गांधी के अपमान के साथ हुआ। पीएम मोदी की रणनीति साफ थी, जो आधुनिक भारत बनने वाला 3 लोगों टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का अपमान करना था, ये उनकी तरफ से कहा गया। रमेश ने कहा कि वंदे मातरम पर बहस सरकार ने नेहरू को बदनाम करने और इतिहास को तोड़ने मरोड़ने पर की। 1937 में टैगोर की सिफारिश पर ही सीडब्ल्यूसी ने फैसला किया था कि वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को राष्ट्रगान के रूप में गाया जाएगा। उसके बाद मनरेगा की जगह जीराम जी बिल लाना महात्मा गांधी का अपमान है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चला। इस दौरान राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 121% और लोकसभा की 111% रही। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने समापन भाषण में कहा कि सत्र में 0 ओवर नोटिस जरूरी मुद्दे सदन में उठाने की परमिशन मांगने की जो तरीका है, उसकी संख्या अब तक की सबसे ज्यादा रही है। हर दिन औसतन 84 नोटिस आए, जो पिछले सत्रों में 31% उनसे ज्यादा बताए गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के लिए शीतकालीन सत्र के खत्म होने पर संसद भवन में अपने चैम्बर में पार्टियों के नेताओं और लोकसभा सांसदों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। सपा सांसद चौधरी राम शिरोमणि वर्मा ने वीबीजी रामजी बिल 2025 पर कहा कि भाजपा नाम बदलने में बहुत तेज है, लेकिन नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। मनरेगा का नाम महात्मा गांधी के नाम से था और तमाम गरीब इस योजना का लाभ ले रहे थे। देश में महात्मा गांधी को मानने वाले लोगों की बड़ी संख्या है। हम सभी लोग भगवान राम को भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा वोटों की राजनीति करने के लिए नाम बदल रही है। लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस सत्र में मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी होने पर विपक्ष ने हंगामा किया। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हंगामा और कमियां निकाल रहा है। लगे हाथ अखिलेश यादव पर भी हमला करते हुए कहा कि 2027 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। उनसे बात की दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने। सुनवाते हैं आपको। और राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद महेश शर्मा साहब से। डॉक्टर साहब, लोकसभा राज्यसभा स्थगित हो गई है और जिस तरह से मनरेगा का नाम बदला गया है जी राम जी, लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। टीएमसी के सांसद तो आधी रात तक धरने बैठे रहे। देखिए, ये विपक्ष का एक, मैं कहूँगा, नाटक है। क्यों, क्या तकलीफ होने, जब उनका अपने काल में रहे। अगर कांग्रेस का इतिहास देखें तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कल इतिहास गिनाया कि कितने प्रोजेक्टों के नाम पर उन्होंने अपने परिवार के नाम पर लिए थाकर। गांधी जी का सम्मान हमारी पार्टी भी करती है, आगे भी करती रहेगी।
और गांधी जी को सम्मान देने में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई कमी नहीं है। उनके समय में एक योजना आई जिसका नाम उन्होंने मनरेगा रखा। मनरेगा की कितनी खामियां थी, कितनी खूबियां थी, इस विषय का आकलन कर कर हमारी सरकार ने एक नया विषय लाकर के 100 से बढ़ाकर 125 किया। तो ये हमारी सरकार का प्रेरोगेटिव है कि हम नई स्कीम लाएं, उसमें कितने प्रतिशत दें, और जब सरकार आपकी आ जाए तो आप सोचिएगा। तो हमारी सरकार ने उसका अगर कोई नाम दिया है तो हमने तो नहीं पूछा कि आपकी सरकार के नाम पर एयरपोर्ट से लेके खेत खलिहान से लेके जहां मौका लगा वहां आप सिर्फ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू गांधी के सिवा आपको कोई तीसरा नाम ही नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने तो उस नाम को पूरा सम्मान दिया और गांधी जी के प्रति उसमें किसी भी तरह का, शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे विषय को सामने रखा, पूरे संसद के सामने। बहस करने में वो इंटरेस्टेड नहीं थे, क्यों? उन्हें मालूम है कि बहस में वो हारेंगे, बहस में उनको अपने खानी पड़ेगी, अपने मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए वो बहस से भागते रहे और खाली एक ही लकीर पीटते रहे कि गांधी का अपमान कर दिया। अरे गांधी की भावना का अपमान तो आप लोगों ने किया है, यही शिवराज जी ने कहा। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, तो जो आपने 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन किया है, उसकी तारीफ करने के बजाय कह रहे हैं कि 200 दिन आपने क्यों नहीं किया। अब आप देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और डूबते हुए जहाज के पायलट या उनके बाकी लोग क्या कह दें, अब आप कल 200 कहेंगे और 300 कह देंगे। हमें देश चलाना, हमें सरकार चलानी है, हमें खाली बातों का भाषण नहीं देना है। और उस चलाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में अपनी पहचान बनाई है, विश्व में अपनी पहचान बनाई कि भारत का टीम लीडर, भारत सरकार का टीम लीडर आज एक सक्षम, एक राष्ट्रवादी ऐसा व्यक्ति है नरेंद्र मोदी के रूप में, जो देश को आगे ले चलना जानता है, देश के आम आदमी के दुख सुख को पहचानता है और उनकी ज़रूरतों को पूरी करने की क्षमता रखता है। तो डॉक्टर महेश शर्मा साहब हैं, जो साफ तौर से चाहे पार्लियामेंट का मुद्दा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुद्दा हो, उन्होंने खुल कर बात की और साफ तौर से दावा कर दिया कि 2027 में एनडीए की सरकार ही बनेगी। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका में कई इलाकों में गुरुवार को हिंसा भड़क गई। इसके बाद से उपद्रवी जारी है। आपको बता दें कि खबर यह आई है कि सिंगापुर में हादी के जनाजे की नमाज रद्द कर दी गई थी। सिंगापुर में स्थिति इतनी खराब हो गई कि इसको आपको बता दें कि नमाज को फिलहाल पूरी तरीके से रद्द किया गया। बांग्लादेश के हाई कमीशन के अनुसार फिलहाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की पहली नमाज जनाजा सिंगापुर में होनी थी, लेकिन सिंगापुर सरकार ने इसकी परमिशन ही नहीं दी है। इस वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। हादी की पहली जनाजा नमाज सिंगापुर की मस्जिद में सुबह 10 बजे होनी थी। ये भी पता चला है कि उसका शव बांग्लादेश के लिए रवाना कर दिया गया है। हाई कमीशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उस्मान हादी का कल रात सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में निधन हो गया था, क्योंकि अधिकारियों ने इसकी परमिशन नहीं दी। इसलिए आपको बता दें कि उनकी जनाजा नमाज सिंगापुर में नहीं होगी। हाई कमीशन को इस स्थिति का दुख भी है। हम सिंगापुर में रहने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों से सिंगापुर के कानूनों का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं। हम दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी अपनी जगहों से उनके लिए माफ़ी मांगते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इकबाल मंच ने बयान जारी करते हुए कहा है कि विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की एक कमर्शियल फ्लाइट शुक्रवार को स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे उस्मान हादी के शव के साथ रवाना होगी। ढाका में उतरने का अनुमानित जो समय है वो लगभग 6:05 होगा। हादी की मौत के बाद ढाका के धानमंडी, शाहबाग समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की खबरें सामने आई। भीड़ ने रात भर ढाका के कई जगहों पर हमले किए। इसमें बांग्लादेश के 2 प्रमुख अखबारों के दफ्तर शामिल रहे। भीड़ ने राजधानी के कई इलाकों में हमले किए। हिंसा के बीच अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने गुरुवार रात 11:20 पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। साथ ही किसी भी तरीके के भड़काऊ संदेशों और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। शरीफ उस्मान हादी की मौत सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। स्थिति बेहद ही गंभीर जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि कई सारे मामले जो हैं वो फिलहाल सामने आ चुके हैं, लेकिन अब ऐसे में बांग्लादेश में स्थिति बेहद ज़्यादा खराब हो रही, जिसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए। फिलहाल शरीफ हादी मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा जो है वो फिलहाल भड़क रही है। अब बात करते हैं केरल की।
केरल में मानव अंग तस्करी को लेकर सुदर्शन न्यूज के दावों पर एक बार फिर से एनआईए ने मोहर लगा दी है। केरल में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान एनआईए को यह पता चला है कि अवैध अंग दान के लिए लोगों की तस्करी करने वाले गिरोह ने ईरान के अलावा इस वर्ष ओडिशा से 2 लोगों को तजाकिस्तान भी भेजा था। एनआईए ने ये आपको बता दें कहा है कि अदालत में दाखिल एक हलफनामे में नए विवरण का खुलासा किया और पहले आरोपी को हिरासत में लिया, उसकी हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। एनआईए ने कोची की एक विशेष अदालत में दाखिल हलफनामे में ये बताया कि जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम मधु है, उससे पूछताछ अभी पूरी नहीं हो पाई है। अवैध अंग व्यापार से जुड़े पैसों के स्रोत और नेटवर्क का पता लगाने के लिए उसकी हिरासत की जो अवधि है उसको बढ़ाने की बात उनकी तरफ से कही गई है। जानकारी के बाद आपको बता रहे हैं कि ये मामला 18 मई 2024 के बाद सामने आया, जब समित नामक व्यक्ति को कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन के अधिकारियों ने रोक लिया था। संदेह के आधार पर जांच शुरू हुई, पूछताछ शुरू हुई, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। इस पर आरोप है कि वो अंग दाताओं और लोगों को ईरान के अस्पतालों तक पहुंचाने की व्यवस्था किया करता था। करीब 1 साल तक फरार रहने के बाद आरोपी को 7 नवंबर को नई दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उसने ईरान में किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले 27 मरीजों और 11 दाताओं के नामों की जानकारी दी। बीते 3 महीना पहले यानी कि 12 सितंबर 2025 को जिस साजिश का खुलासा सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने बिंदास बोल की सीरीज ऑपरेशन सौदा इंसान में किया था, अब उसके एक एक दावों पर मोहर लग रही है। केरल के एक केस में एनआईए ने यह बता दिया कि भारतीयों के अंगों की तस्करी जो इस्लामिक मुल्क है उसमें हो रही है। ये वही खुलासा है जिसे 3 महीने पहले बिंदास बोल में धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने तथ्यों और तार्कों से साबित किया था। अब हमारे उन दावों पर एनआईए की मोहर एक बार फिर से मीडिया जगत में सुदर्शन न्यूज की विश्वसनीयता को प्रमाणित कर रही है। 3 माह पहले जब हमने ये शो किया था तब वामपंथी और सेक्युलर गिरोह ने हमारे शो का विरोध किया था। आज एनआईए के खुलासे के बाद उन सभी के मुंह पर ताले लग गए हैं। कोने से बेटियां और बच्चे गायब हो रहे। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे कि 2022 में 4,03,314 महिलाएं लापता है और 1,27,874 बच्चे गायब है। कुल मिलाकर 7,70,000 जिंदगियां 1 साल में गायब है। सोचिए, हर घंटे 88 चेहरे, हर घंटे 88 परिवार उजड़ रहे हैं। यह आंकड़े सिर्फ कोल्ड नंबर नहीं है, यह आंकड़े हर मां की सिसकियां है, हर बहन की चीख है, हर पिता की टूटी कमर है। सवाल है कि कहां जा रही है बेटियां? क्यों हमारी पुलिस शिकायत दर्ज करने में टाल मटोल करती है? क्यों सरकार आंकड़ों को दबा देती है? क्यों संसद मौन है? और क्यों मीडिया इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी पर चुप है? भारत यह आंकड़े नहीं, तेरा आईना है और यह आईना हम सब चेहरा दिखा रहा है। हम सबका चेहरा बार बार दिखा रहा है, गुलामी का, लाचारी का और अपराध का। अब यह नहीं चलेगा। हम हर परत दर परत खोलेंगे और आज शुरुआत है, कल और भी खतरनाक परतें सामने लाई जाएगी और वो भी आपको हिला देगी, यह मेरा विश्वास है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी यूपी के मोहनलालगंज से चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर का दम घुटता प्रदूषण। लेकिन हैरानी देखिए, प्रदूषण की जिम्मेदारी फैक्ट्रियों पर नहीं, गाड़ियों पर नहीं, पराली पर नहीं, बल्कि शवों के दाह संस्कार और होलिका दहन पर डाल दी गई है। जी हां, सपा सांसद आर.के. चौधरी ने यह कह दिया है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए शवों को जलाना और होलिका दहन जिम्मेदार है। सोचिए जरा, क्या अब हिंदू परंपरा पर्यावरण की दुश्मन बन गई है? क्या अब अंतिम संस्कार भी राजनीति के तराजू पर तोले जाएंगे? और क्या होलिका दहन, जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है, वो सपा की नजर में प्रदूषण है? और इसी बीच एक और बड़ा आरोप, एक और बड़ा खुलासा, जिसकी बात भी जब बात सामने आती है तो जवाब तो जरूर चाहिए होता है। हम बात कर रहे हैं, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडेन कफ सिरप की अवैध तस्करी पर एक बड़ा बयान दिया था। सीएम योगी ने साफ कह दिया था कि कोडेन की अवैध तस्करी का मामला पकड़ा आया है
और इन माफियाओं के संबंध समाजवादी पार्टी से हैं। यानी एक तरफ सपा सांसद हिंदू परंपराओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोडीन जैसे नशे के जहर की तस्करी में सपा कनेक्शन की बात सामने आ रही है। इसलिए आज सवाल बहुत सीधे हैं लेकिन बेहद तीखे हैं। क्या सपा को हिंदू परंपराओं से ही समस्या है? प्रदूषण का ठीकरा हमेशा हिंदू आस्था पर ही फोड़ा जाएगा? शवों का अंतिम संस्कार भी अब राजनीतिक अपराध बन गया है। आस्था पर हमला और माफियाओं पर खामोशी, यही है सपा का समाजवाद क्या? देखिए, कुछ दिन पर्यावरण मेरे साथ रहा है, मैं मंत्री रहा हूं, और जिस तरह से भारत में इस पे काम किया जाता है टोटल फाउल है। क्योंकि भारत में पर्यावरण को ठीक करने के लिए अधिकतर एनजीओज काम करते हैं, विभाग काम करता है, जिसका मकसद होता है कि ऑक्सीजन की खपत कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, जिससे ऑक्सीजन का बची रहेगी तो इंसान के, जानवर के और लोगों को काम आएगा। ध्यान तो इस पे है, और यही कारण रात दिन एक करके एनजीओज भी लगे हैं, गवर्नमेंट भी लगी है पर्यावरण को ठीक करने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं फाउल है। क्योंकि काम होना चाहिए कि कैसे ऑक्सीजन ज्यादा निकले और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, इसमें हम काम नहीं करते। आपने देखा होगा कि अधिकतर एनजीओज जो करते हैं काम या विभाग काम करता है, वो कहते पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। अगर क्यों नहीं उसे कमेंट करते कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं, और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं, और हमारा एक त्योहार है होली दहन का, पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, और नहीं ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो कहीं न कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण पर बहुत गंभीर नहीं है। जो सवाल आपने पूछा है तो सही, लेकिन मैं तो विस्तार से बता दिया कि हमारा देश कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। तो आप कह रहे हैं भाई, जब और उसका इंतजाम है, लाश जलाने के अलावा भी तमाम चीजें होती हैं, उसे करना चाहिए। आखिर कार्बन, वो जो लाशें जलती हैं या होलिका जलती है, बात धर्म का नहीं है, तो किस गैस से खपत होता है और कौन गैस उत्सर्जित होती है, निकलती है, वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। तो उल्टा काम हुआ। तो इसका मतलब है तमाम हवन में हर हालत में ऑक्सीजन को बचाना चाहिए। हमें हर हालत में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के जहां उत्सर्जित हो उसे रोकना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इंसानियत के लिए, जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए ये ऑक्सीजन बचाना हमारी तो जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। आर.के. चौधरी, मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं वो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। ये जो सपा के नेता हैं या इंडी गठबंधन के नेता हैं, ये सोच समझ के ऐसी बातें बोलते हैं, जैसा बाइट में दिख भी रहा है। ये कोई जबान फिसलने का मामला नहीं है, इन्होंने बड़ा गंभीरता से ये वक्तव्य दिया है। ये बड़े दुख की बात है। प्रदूषण के ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए, और प्रदूषण के ऊपर एक 8-10 साल की योजना बना करके हमको उसको हल करना चाहिए। बहुत से देश, बहुत से शहर इसको कर चुके हैं, हमको भी करना चाहिए। लेकिन वो ना करके, उसकी चर्चा ना करके ऐसी बातें करते हैं जिससे कि उस मूल समस्या से ध्यान भी भटके, और साथ साथ हिंदू समाज को, सनातनियों को किसी न किसी तरीके से चुभाया जाए। मैं इनसे जानना चाहता हूं, जरा आप देखिएगा, बाबा साहब की जो अंत्येष्टि हुई चैत्य भूमि पे, जिसको मोदी जी ने बहुत भव्य रूप दिया है, एक बार स्मरण करिए बाबा साहब की अंत्येष्टि किस प्रकार हुई थी। और अभी तो आपको प्रदूषण दिख रहा है इसमें, फिर आपको प्रदूषण दिखना शुरू हो जाएगा शादी में जो अग्नि के साक्ष्य लेकर के फेरे होते हैं, आपको दिखना शुरू हो जाएगा प्रदूषण यज्ञ में। आर.के. चौधरी जी, सपा के ऐसे नेता, आप लोग जो ये बार बार समाज में बंटवारा डालने की कोशिश करते हैं ऐसी बातें करके, ये सब लोग समझते हैं ये ना राजनीति के लिए अच्छा है, ना राजनीति के लिए अच्छा है। हम इसकी आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं। पूरा देश
इसके खिलाफ है। पूरा देश हमारा एक दूसरे के धर्म का सम्मान करता है, एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करता है। ऐसी बातें करने से बचना चाहिए। अब हमारे जो सपा से आर के चौधरी जी ने कहा है, ये बहुत ही विचारणीय बात है। आप विचार करें, हम जब भी सबको जलाते हैं या होलिका दहन करते हैं तो इससे प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि आप कभी भी रिसर्च कीजिएगा, यहाँ अग्निदाह पहले ही पुराणों में वर्णित है और उसमें घी चंदन की लकड़ियों से जलाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि होली त्योहार जो है वो एक पारंपरिक भी कह लो या पौराणिक भी कह लो। रही बात प्रदूषण की, तो ये तो जैसे वाहन हैं या आपकी फैक्ट्रियां हैं या आपके गंदे नाले हैं, इससे फैलता है और ये प्रदूषण का विषय नहीं है। ये अगर पूछा जाए तो ये अध्यात्म का विषय है। ये बहुत ही ज्ञान की बात है। आपके समझ में ना आए तो इसमें हमारा कोई अज्ञानता नहीं है, लेकिन अभिमान के कारण आप त्योहारों पे हस्तक्षेप करें, ये बहुत गलत बात। जो सांसद ने हमारी सबों के जलाने पर जिस प्रकार का बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है। हम उसके बयान की निंदा करते हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि जब पहले औरंगजेब ने भी सबों के जलाने पर रोक लगा दी थी, होली मनाने पर रोक लगा दी थी, तो औरंगजेब की विचारधारा के लोग आज भी जीवित हैं। ये लोग चाहते हैं कि सनातनी लोग सबों को दफनाएं, लेकिन सबों के दफनाने का काम इस्लाम धर्म में होता है। हमारे सनातन धर्म में तो सबों को गाय के घी के साथ जलाया जाता है, उनका शुद्धिकरण किया जाता है, उनकी आत्मा को एक अच्छा भाव मिले, अच्छा स्थान मिले, उस हिसाब से हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबों को जलाया जाता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे सनातन धर्म के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी करता है उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उस व्यक्ति को इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म में ही सबों को दफनाया जाता है। हमारा यही कहना है कि जब सनातन धर्म के लोग इनको अपनी वोट बैंक ताकत से सबक सिखाएंगे तभी ये लोग मानेंगे। समाजवादी पार्टी में तो ये लगा लो कि हमारे जो राम भक्तों पर भी गोलियां चलवाई, ऐसे लोगों की विचारधारा केवल और केवल इस्लाम समर्थक ही है। देश ने 2 जून 2023 की वो रात आज नहीं बुलाई है। उड़ीसा के बालासोर में कुछ ही सेकंड के भीतर 3 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गई थी और फिर जो हुआ उसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। 302 लोगों की मौत हुई थी, सैकड़ों लोग घायल हुए थे, चीख पुकार मची थी, डिब्बे टूट गए थे, सवालों से भरा हुआ मंजर था। शुरुआती जांच में इसे तकनीकी खराबी बताया गया, फिर मानवीय चूक कहा गया, लेकिन अब सीबीआई की चार्जशीट ने इसे हादसे को लेकर गंभीर और चौंकाने वाले आरोप सामने रखे हैं। सीबीआई के मुताबिक इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी रेलवे का चीफ सिग्नल इंजीनियर मोहम्मद आरिफ खान था। चार्जशीट में कहा गया है कि सिग्नल सिस्टम से जुड़ा हुआ ऐसा गलत ऑपरेशन किया गया जिसमें 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गई और टक्कर हो गई। जांच एजेंसी का यह दावा है कि यह महज लापरवाही नहीं थी, बल्कि नियमों को दरकिनार करते हुए ऐसा कदम उठाया गया, जिसके नतीजे में कई लोगों की जानें चली गई। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया है कि जिस सिग्नल व्यवस्था में मल्टी लेयर सेफ्टी चेक होना चाहिए था, वहां प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया। इस मामले में 2 और रेलवे कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया, सिग्नल इंजीनियर अरुण कुमार महंत और सेक्शन इंजीनियर पप्पू कुमार। सीबीआई के अनुसार इन दोनों पर आरोप यह है कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि वह ट्रैक और सिग्नल सिस्टम की स्वतंत्र रूप से निगरानी करते हैं और किसी भी असमानता पर रोक लगाते। जांच एजेंसीज का यह कहना है कि यदि तय मानकों और प्रोटोकॉल का पालन किया गया होता तो इतना बड़ा हादसा टल सकता था। चार्जशीट में यह भी रेखांकित किया गया है कि रेलवे सिग्नल सिस्टम देश के सबसे संवेदनशील ढांचों में से एक होते हैं। यहाँ की हर गतिविधि सीधे यात्रियों की जान से जुड़ी होती है। ऐसे में नियमों की अनदेखी या गलत निर्णय का असर केवल विभागीय स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। इसी वजह से सीबीआई ने इस मामले को सामान्य दुर्घटना से आगे बढ़कर गहन लापरवाही बता दिया है। अब सवाल यह है कि क्या 302 लोगों की मौत सिर्फ सिस्टम की कमजोरी का नतीजा था या फिर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों का गंभीर चूक का परिणाम। चार्जशीट ये साफ करती है कि जांच एजेंसीज ने तकनीकी, मानवीय और प्रशासनिक सभी पहलुओं को जोड़कर आरोप तय किए हैं। आने वाले दिनों में अदालत में सबूतों के आधार पर तय होगा कि दोष किस हद तक और किस स्तर तक है। फिलहाल बालासोर ट्रेन हादसा देश के सामने एक कड़वी सच्चाई रखता है कि अगर सुरक्षा मानकों से समझौता होता है तो उसकी कीमत आप नागरिकों को ही चुकानी पड़ती है। फिलहाल आपको बता दें कि भविष्य में ऐसी त्रासदी रोकने के लिए सिस्टम में ठोस बदलाव किए जाएंगे या नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी।
मुंबई के बोरीवली स्थित कोरा केंद्र मैदान में लब्धि विक्रम जैन सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम ऋषभयान का आज शुभारंभ हुआ है। यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और जैन परंपरा के समन्वय का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्देश्य राजा ऋषभदेव जिन्हें भगवान ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जीवन, तप, त्याग और सनातन जीवन मूल्यों को जन जन तक उन्होंने पहुंचाया था। भारतीय सभ्यता में ऋषभदेव को कर्म, अहिंसा, आत्मशुद्धि और सामाजिक अनुशासन का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। कार्यक्रम में देश भर से आए साधु संत, महंत, जैन मुनि, विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि और सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की अनेक प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं। मंच पर आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रबोध का समन्वित स्वरूप देखने को मिला है। मुख्य अतिथियों के रूप में जगतगुरु शांतिगिरी जी महाराज, पूज्य गच्छधिपति यशोवर्म विजय जी महाराज, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कौशल विकास एवं नवाचार मंत्री मंगल प्रभात डॉक्टर सुरेश चौहानके जी तथा भारतानंद सरस्वती जी महाराज सहित उनके संत महात्मा मंचासीन मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान संतों और धर्माचार्यों ने अपने अपने संबोधन में धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने सनातन मूल्य, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना को सशक्त बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सनातन और जैन संस्कृति भारत की आत्मा है और इस तरीके के आयोजन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम नई पीढ़ी को भारतीय परंपराओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर ऋषभयान कार्यक्रम सनातन और जैन परंपराओं के साझा मूल्यों को सामने लाने वाला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन बनकर उभरा, जो सामाजिक समरसता, अनुशासन और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में सार्थक प्रयास है। ये 3 दिवसीय आयोजन आने वाले समय में समाज को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। इस मंच पर तमाम विद्वान हैं जिन्होंने कई अध्ययन किए, कई विषय पर रिसर्च पेपर किए। मैं अपने आप को विद्वत्ता वाले क्षेत्र में नहीं रखता हूं, भले ही मैं पुस्तकें लिख चुका हूं या 24 वर्षों से चैनल का संपादक हूं, मेरे पास हजारों पत्रकार काम करते हैं, लेकिन इस समय मुझे एक विद्वान की भूमिका के बजाय एक सैनिक की भूमिका निभानी है, ऐसा मैंने तय किया है। और इसलिए भगवान ने मेरे चैनल का नाम भी सुदर्शन रखा ताकि मैं अधर्म का नाश कर सकूं। 24 वर्ष पहले मैंने जब ये चैनल शुरू किया तो तमाम बाकी लोगों को मैं मिला, तो मैं शिरडी का रहने वाला हूं महाराज जी, और शिरडी में जैन संप्रदाय के बाकी जितने पंथ है वो सभी के स्थान है और मेरे मेजोरिटी जो मित्र है वो जैन है। तो मैं आहार और विहार से जैनी हूं, सूर्यास्त के पहले खाता हूं। वैसे दुश्मन का गला घोट के खून भी पीता हूं, लेकिन खाने पीने में बाकी मैं जैनी हूं। और लड़ने के विषय में मैं क्षत्रिय हूं। एक चैनल चला रहा हूं 24 वर्षों से, तो मैं वैश्य हूं और पूरी समाज की सेवा करना मेरा काम है, इसलिए मैं शूद्र भी हूं। इस भावना के साथ इस चैनल को चला रहे हैं। रही विद्वत्ता की बात, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी काशी में काशी के मंदिर का जो मॉडल है उसका विमोचन हुआ। काशी के विद्वानों को ये सब कुछ ज्ञान था कि ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह कहाँ चलने पर प्रकृति पर उसका क्या असर होता है, मनुष्य पर क्या होता है, कौन से ग्रह पर होता है, पशु पर क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड के संचालन का ज्ञान था। लेकिन कोई आतताई हाथ में तलवार लेकर आएगा तो अपनी बहन, बेटी, धर्म, मंदिर, काशी विश्वनाथ को कैसे बचाना है, इसका ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान होते हुए भी ज्ञान का स्रोत गुलामों के हाथ में चला गया। ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए और दूसरे हाथ में शस्त्र होना चाहिए। बहुत ही सुंदर इस प्रकार का मंच है जिस पर हमारी सनातन संस्कृति से संबंध रखने वाले भारत की भूमि में जितने अलग अलग विचार तैयार हुए, इन सभी विचारों के वाहक
आज हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो जैन विचार हो, चाहे बौद्ध विचार हो, चाहे हमारा सनातन विचार हो, चाहे हमारा सिख विचार हो, सभी विचारों के वाहक एक साथ इस मंच पर आकर ऋषभायन का यहाँ पर एक प्रकार से उसकी अर्चना आराधना कर रहे हैं। ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आज 1111 ग्रंथों का भी एक प्रकार से लोकार्पण हो रहा है। ऋषभायन एक ऐसा विचार है, भगवान ऋषभ देव जी ने जिस प्रकार से एक जीवन का मार्ग दिखाया, साहित्य, कला, संस्कृति, इसके साथ साथ एक सभ्यता को चलने के लिए जो जो आवश्यक होता है, असी मसी और कृषि, ये जो विचार उन्होंने बताया कि सुरक्षा भी, साधना भी, ज्ञान भी और कृषि भी, इस विचार को प्रतिपादित करने वाले 1111 ग्रंथ जो बहुत ही ज्यादा अनुसंधान के साथ यहाँ पर तैयार किए गए हैं, उनका लोकार्पण हो रहा है और कल तक इनकी संख्या 1400 तक पहुंच जाएगी। ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे सुदर्शन चैनल है, पुण्यशाली डॉक्टर साहब, बहुत भाग्यशाली। सुरेश जी ने जो विषय उठाए, सुरेश जी सचमुच बहुत ही ज्यादा सानू डिस्कशन शुरू होगा। वो विषयों की बात शुरू करूं उससे पहले भारतीय सेना और रॉयल मलेशियन आर्मी के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास जॉइंट एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2025 का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। यह अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच बढ़ते द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ये 2 सप्ताह का संयुक्त सैन्य अभ्यास 5 दिसंबर से 18 दिसंबर 2025 तक चला, जिसमें भारतीय सेना की ओर से डोगरा रेजिमेंट के 120 सैनिकों और रॉयल मलेशियन आर्मी की 25वीं बटालियन के 70 सैनिकों ने भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच तालमेल, संयुक्त संचालन क्षमता और सामरिक समन्वय को और ज्यादा सशक्त बनाना था। ज्वाइंट एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2025 का मुख्य फोकस संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय के अंतर्गत उप पारंपरिक अभियानों पर रहा, जिसमें आतंकवाद रोधी अभियानों पर विशेष जोर दिया गया। अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने मिलकर रेड ऑपरेशन, सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन, हेलीबॉर्न ऑपरेशन, ड्रोन और काउंटर यूएस उपाय, हेलीपैड सुरक्षा तथा कैजुअल्टी एविक्यूशन जैसी महत्वपूर्ण सामरिक गतिविधियों का अभ्यास किया। अभ्यास में आर्मी मटेरियल आर्ट्स, रूटीन कॉम्बैट, रिफ्लेक्स शूटिंग को भी शामिल किया गया है, जिसमें क्लोजर कार्टर बैटल कौशल को और बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ ही योग सत्रों का आयोजन कर सैनिकों की शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती और समग्र युद्धक तैयारियों की मजबूती लगातार भापी गई। जॉइंट एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2025 ने दोनों सेनाओं को सर्वोत्तम सैन्य कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान, संयुक्त रणनीतियों के परिष्कार और आपसी समझ को गहराने का अवसर भी प्रदान किया। यह अभ्यास क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति भारत और मलेशिया की साझा प्रतिबद्धता को दोहराते हुए दोनों देशों के दीर्घकालिक द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत करता है।